हेलो एंड वेलकम टू अननोन इन साइंस। तो आज स्टार्ट करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का। तो बच्चों मैं तो आपसे यही कहूँगा कि यदि आपकी क्लास 9 पूरी भी हो गई है और आपको कोई चैप्टर याद नहीं आ रहा है तो आप उसको पहले पढ़ लीजिए बच्चों। आपको बहुत मज़ा आएगा फिर क्लास 10th में। यदि आपने नहीं पढ़ा तो दिक्कत हो सकती है बच्चों, वैसे ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी, मैं पूरा समझाऊँगा तुम्हें, पर पढ़ लो तो अच्छा रहेगा, याद आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, आप रिलेट कर पाओगे चीज़ों को। ठीक है, तो स्टार्ट करें केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन से। तो सबसे पहले आप ये बताओ केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो केमिकल चेंजेस जो होते हैं ना, केमिकल चेंजेस जो होते हैं ना, तो उसमें केमिकल चेंज में जो इन्वॉल्व होती है चीज़ उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। वेन एवर ए केमिकल चेंज अकर वी कैन से डैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। जब जो केमिकल चेंजेज होते हैं तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। अब आप ये पूछोगे सर केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो बच्चों देखो, आपने आयरन यानी कि लोहा पड़ा हुआ देखा है, उसमें क्या लग जाती है, जंग। तो जंग लग जाती है। अब वापस जंग से लोहा नहीं बना सकते ना, क्योंकि ये इरिवर्सिबल चेंज है, एक बार जो हो गया वो हो गया। मतलब इसमें क्या होता है कि पूरा पूरा जो भी चेंज होता है वो कंप्लीट हो जाता है, वापस वो इनिशियल स्टेट में नहीं आ सकता। केमिकल चेंजेज में जो होता है ये नया सब्सटेंस बन जाता है। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और जो फाइनल जो सब्सटेंस होता है वो नया सब्सटेंस बन जाता है। अब उनको वापस पुराने सब्सटेंस में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है बच्चों, समझ रहे हो। अब देखो, जैसे कि फूड डाइजेस्ट हो जाता है अपनी बॉडी में, वो कैसी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। अपन सांस तो ले लेते हैं बट रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन कैसी रिएक्शन है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो इसका देखते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, एक टाइप के केमिकल सब्सटेंस का दूसरे टाइप के केमिकल सब्सटेंस में जो परिवर्तन होता है उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल है रेस्टिंग ऑफ आयरन, द सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। मिल्क यदि दही में बन गया, आप दही से मिल्क बना सकते हो क्या। अरे बता दो, तुम्हारे पास ऐसी कोई मशीन है तो मुझे बता दो यार, दही से मिल्क बन जाए, नहीं बन सकता। डाइजेशन ऑफ फूड और रेस्पिरेशन, ये कैसी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे एक चीज़ पे ध्यान दो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस। समझ रहे हो, एक टाइप के केमिकल सब्सटेंस दूसरे टाइप के केमिकल सब्सटेंस में बदल जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे कुछ टाइप के केमिकल सब्सटेंस है, ये केमिकल सब्सटेंस है और ये दूसरे टाइप के केमिकल सब्सटेंस में बदल गए। तो जो केमिकल सब्सटेंस इनिशियली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट रिएक्टेंट। और जो फाइनली केमिकल सब्सटेंस बनते हैं उनको बोलते हैं कॉन्सिडक्ट प्रोडक्ट, उनको प्रोडक्ट बोला जाता है। तो जो रिएक्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, रिएक्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। अब एनसीईआरटी में जो केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल दे रखा है वो सिंपल से एक एग्जांपल दे रखा है। एक मैग्नीशियम रिबन है, उसको फ्लेम की हेल्प से जलाया, तो जैसे ही जलाओगे तो ये वाइट पाउडर यहाँ से गिर के और चाइना डिश में यदि रखोगे तो यहाँ से वाइट पाउडर यहाँ पे जमा होने लगता है। कैसा, वाइट पाउडर यहाँ पे जमा होने लगता है। ये पाउडर किस चीज़ का मैं आपको बताता हूँ। तो वो क्या रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो Mg ने O2 से रिएक्ट किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई। Mg तो था अपना मैग्नीशियम रिबन, और O2 कहाँ से आ गई, इसमें O2 कहाँ से आ गई, O2 तो एनवायरनमेंट में है, जब इसको जलाओगे तो O2 से रिएक्शन होगी और बनेगा MgO। ठीक है, MDH नहीं, MgO। अब बताओ इसमें रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, देख के बताओ जरा ध्यान से। तो ये तो रिएक्टेंट है, क्योंकि जो इनिशियल केमिकल सब्सटेंस है ना, जो फाइनल केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट होंगे, तो जो फाइनल केमिकल सब्सटेंस जो इधर बना है वो क्या है, प्रोडक्ट। तो एरो का जो साइन होता है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड लगाना है आपको, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड एरो का साइन लगाना है। तो ये दोनों तो हो गए रिएक्टेंट और ये बना क्या, प्रोडक्ट, ये बना क्या, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ने O2 से रिएक्ट करी और MgO क्या बना, पाउडर की फॉर्म में बना, इस फॉर्म में ना, पाउडर की फॉर्म में बना और ये रिएक्टेंट ऐसे बन गया। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए बच्चों, तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो मैग्नीशियम, अब देखो एक क्वेश्चन लाजवाब पूछा जाएगा आपसे एनसीईआरटी में। वो क्वेश्चन ये है कि मैग्नीशियम रिबन में जब भी आप इसको जलाना चाहोगे तो इसको इससे पहले इसको साफ़ करना पड़ता है। किससे, सैंड पेपर से। सैंड पेपर को रेवाल बोलते हैं हिंदी में। सैंड पेपर से इसको साफ करना पड़ता है। ऐसा क्यों करते हैं जलाने से पहले, तो इसलिए करते हैं बच्चों, क्योंकि ये पड़ा मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि इस पे ऊपर ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। मतलब इसके ऊपर ऑक्सीजन, एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये MgO की लेयर बना देता है। और ये लेयर बहुत ज़्यादा कैसी होती है, स्टिकी होती है, मतलब इससे चिपक जाती है और ये आसानी से जलती नहीं है। तो ये चिपक जाती है
और अपने को तो मैग्नीशियम जलाना है और जलेगी है नहीं एम लेयर, तो क्या करना पड़ता है, इसको पहले चैन पेपर से हटाना पड़ता है। जब ये हट जाएगा तो अंदर से एम निकलेगा फ्रेश एकदम, फिर उसको जलाना आसान हो जाएगा और अपन ये रिएक्शन पढ़ पाएंगे। अब देखो, अब यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि केमिकल रिएक्शन जब भी हो रही होती है तो उसमें क्या क्या चीज़ हो, मतलब कैसे एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसका पता करने का क्या तरीका है। तो इसमें ये 4 चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 1 तो हो सकता है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट यानी कि स्टेट चेंज हो जाए, कोई लिक्विड था उससे गैस बन जाए, गैस से लिक्विड बन जाए, सॉलिड से के लिक्विड, ऐसा कुछ हो जाए, मतलब स्टेट में चेंज हो। नंबर 2 क्या हो सकता है, वहाँ पर चेंज इन कलर हो जाए, केमिकल रिएक्शन होने से पहले कोई अलग कलर था और रिएक्शन होने के बाद कोई अलग कलर आ गया, मतलब कलर में चेंज आ जाए। या फिर थर्ड ये हो सकता है एवोल्यूशन ऑफ गैस, वहाँ से कोई गैस बाहर निकले, कोई गैस बाहर निकले। फोर्थ वहाँ पे हो सकता है चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर रिएक्शन होने के बाद टेम्परेचर यहाँ तो घट जाए या बढ़ जाए, इन चारों में से कोई एक चीज़ हो सकती है, इन चारों में से कोई एक चीज़ हो सकती है, तो अपन कहेंगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है यहाँ पे, इन चारों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। अब देखो एक एक करके चीज़ें पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखा है केमिकल रिएक्शन में एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, तो इसके लिए एक एग्जांपल लो कि जब जिंक ग्रेनुल्स, जिंक के छोटे छोटे टुकड़ों को आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हो ना, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो क्या होता है यहाँ से जिंक जब H2SO4 से रिएक्शन करता है बच्चों, तो यहाँ से बनता है जिंक सल्फेट प्लस यहाँ से कौन सी गैस इवॉल्व होती है H2। तो देखो इस रिएक्शन में कौन सी गैस निकली, H2। अब यहाँ से H2 गैस निकली, इसको पता करने का एक तरीका है, इसको क्या लो, टेस्ट ट्यूब में लो, टेस्ट ट्यूब में लो इसको, ये टेस्ट ट्यूब है, प्यारी प्यारी टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर आपने क्या किया, जिंक ग्रेनुल डाले जिंक के और H2SO4 इसमें भर दिया H2SO4, तो दोनों रिएक्शन करेंगे और H2 गैस निकलेगी, ZnSO4 बनेगा, साथ साथ में H2 गैस निकली। अब H2 गैस यहाँ से निकल रही होगी इसके इधर से, तो आप फ्लेम लेके जाओ उसके पास, एक माचिस जला के लेके जाओ, तो वहाँ से कैसी साउंड निकलेगी, पॉप साउंड, ऐसे पॉप 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 की साउंड निकलेगी वहाँ से, तो आप समझ लेना कि H2 गैस इवॉल्व हुई है वहाँ से। कौन सी गैस इवॉल्व हुई है, H2 गैस। तो केमिकल रिएक्शन के दरमियान क्या हो सकता है, गैस इवॉल्व हो सकती है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ देखते हैं चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो सकता है, तो देखते हैं इसके लिए कौन सी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है बिटवीन सिट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4। तो KMnO4 कैसे कलर का होता है, पर्पल, कौन सा हल, पर्पल। तो ये रिएक्शन हो जाती है, जब ये रिएक्शन हो जाती है जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है ना, तो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो कैसा होता है, कलरलेस। तो यानी रिएक्शन के दौरान कलर चेंज हो गया, पहले पर्पल था और रिएक्शन के बाद कलर हो गया कलरलेस, मतलब कोई कलर ही नहीं रहा वहाँ पे। तो ये रिएक्शन में कलर भी चेंज हो सकता है। पहली चीज़ क्या देखिए, गैस का एवोल्यूशन हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है। थर्ड क्या हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकती है, स्टेट भी चेंज हो सकती है, यानी कि अमोनिया गैस है, उसने रिएक्ट किया किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, और NH4Cl के अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टल बना दिए। तो ये तो गैस थी बच्चों, और इसने रिएक्ट किया किसने, किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl गैस के साथ रिएक्ट किया एंड फॉर्म, तो ये गैस में थी, पहले NH3 गैस फॉर्म में था और बाद में बन गए क्रिस्टल यानी कि सॉलिड बन गया, क्रिस्टल यानी कि सॉलिड। तो गैस से सॉलिड में चेंज हो गया ना ये, तो देखो स्टेट में भी चेंज हो सकता है, मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान 3 चीज़ें। चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है, टेम्परेचर में चेंज को यदि आपको देखना हो तो जो अभी अपने रिएक्शन देखी थी ना जिंक के ग्रेनुल्स वाली, जिंक के ग्रेन्यूल्स वाली, उसमें क्या होता है, राइज इन टेम्परेचर। जैसे जिंक के ग्रेन्यूल जब H2SO4 से रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे ZnSO4 प्लस H2 तो निकलता ही निकलता है, और साथ में कुछ हीट भी निकलती है, हीट, जिसकी वजह से यदि आप वीकर ध्यान लगा के देखोगे तो थोड़ा गर्म हो चुका होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हीट भी निकल रही थी, इसलिए। दूसरी ये स्लैक लाइन वाली रिएक्शन है, ये अपन आगे पढ़ने वाले हैं, तो अभी मैं यहाँ से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो देखो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, रिएक्शन के दौरान प्रेसिपिटेट भी बन सकता है, जैसे कि बेरियम क्लोराइड ने जब रिएक्शन करी H2SO4 पे तो BaSO4 बना और HCl बना, तो ये भी हो सकता है। तो ये चारों एग्जाम्पल अपने पास हो गए कि रिएक्शन के दौरान क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, रिएक्शन के दौरान क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कि एक तो चेंज इन स्टेट हो जाए, तो चेंज इन स्टेट का एग्जांपल देख लिया अमोनिया वाला, अमोनिया गैस फॉर्म में था, जब उसने रिएक्शन किया तो उसके बाद क्रिस्टल फॉर्म में यानी कि सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया। सेकंड हो सकता है चेंज इन कलर हो जाए, कलर में चेंज हो गया था, पोटेशियम परमैंगनेट देखा था, पहले कलरफुल था, उस पर्पल कलर का था, उसके बाद रिएक्शन के बाद कलरलेस हो गया। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिंक ने रिएक्शन की H2SO4 के साथ तो H2 गैस निकली यानी कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ वहाँ पर। फोर्थ चेंज इन टेम्परेचर, तो जब जिंक ने H2SO4 के साथ रिएक्शन किया तो वहाँ पे H2 गैस तो निकली और साथ साथ में टेम्परेचर भी राइज हुआ, वहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर भी राइज हुआ। तो ये 4 चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है, तो ये 4 चीज़ें हो सकती हैं।
फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को जानने से पहले अभी इसी के बारे में बात करते हैं, केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल रिएक्शन तो अभी अपन ने पढ़ ली, बट केमिकल इक्वेशन के बारे में थोड़ी सी बात करी जाए तो चलो लास्ट में जाते हैं। हाँ, ये केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। इसमें थोड़ी ये वाले पेज ज़्यादा बढ़ा लेता हूँ, मज़ा तो आएगा ना तभी वीडियो। ये न्यूट्रल अभी पूरी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी ना, चाहिए आपको। केमिकल रिएक्शन तो पढ़ ली, बट केमिकल इक्वेशन क्या होती है? तो जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, अभी मैंने क्या बताया, जैसे कि मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये मुझे पूरा स्टेटमेंट बोलना पड़ रहा है। यदि मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख दूँ, इसकी इक्वेशन की फॉर्म में लिख दूँ तो क्या होगा, ये थोड़ा इजी हो जाएगा अपने लिए पढ़ना, इसको शॉर्टर फॉर्म में लिखना। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जो पूरे स्टेटमेंट जो मैंने केमिकल रिएक्शन को बोला उसको शॉर्टर फॉर्म में लिखना। सिंपलेस्ट वे टू डू the simplest way to write the chemical equation is in the chemical equation form। सॉरी, मैंने क्या बोल दिया पता नहीं। तो केमिकल रिएक्शन इन इस सेंटेंस इज क्वाइट लॉन्ग, मतलब उसको सेंटेंस में मैं बोल रहा हूँ तो क्वाइट लॉन्ग है, तो इनको शॉर्टर फॉर्म में लिखना, शॉर्टर फॉर्म में लिखना यानी कि वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखना, वही होता है केमिकल इक्वेशन। जैसे कि मैंने कैसे लिखूँ, अभी तो मैंने पूरा स्टेटमेंट बोला, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, मैग्नीशियम reacts with oxygen gives magnesium oxide, gives magnesium oxide। तो ये शॉर्टर हो गई ना, शॉर्टर फॉर्म हो गई ना बच्चों, शॉर्टर। तो ये केमिकल इक्वेशन हो गई, ओके। और यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, ये दोनों तो रिएक्टेंट है, और ये फाइनली जो बन रहा है वो है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है। इन द लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, प्लस साइन लगाते हैं, जितने भी रिएक्टेंट होंगे उनके साथ में प्लस साइन, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड में एरो का साइन बनाते हैं, विच शोज डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को बताता है एरो, यानी कि इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, ये डायरेक्शन ऑफ, ये एरो की डायरेक्शन से पता चलता है। अब केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या है, केमिकल इक्वेशन को और शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, कि हाँ लिखा जा सकता है। तो ये अपन मैग्नीशियम ऑक्सीजन लिख रहे हैं ना, इनकी जगह पे इनकी सिंबल भी तो यूज़ कर सकते थे। जैसे मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, दोनों रिएक्ट हुए, तो यहाँ पे जो सिंबल बना वो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सिंपल फॉर्म में हो गया ना, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में हो गया। यानी कि पहले अपने को मैग्नीशियम ऑक्सीजन ये सब लिखना पड़ रहा था, अब डायरेक्ट इनके सिंबल लिखे और काम चल गया। ये क्या, ये भी केमिकल इक्वेशन है। अब इसमें एक चीज़ देखो, मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है, रिएक्टेंट साइड में 1 मैग्नीशियम है, प्रोडक्ट में भी 1 मैग्नीशियम है। यहाँ पे रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितनी है, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1। यानी कि इसमें जितने रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट्स हैं उतने प्रोडक्ट साइड में एलिमेंट नहीं है, जबकि होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब मास हमेशा कंजर्व रहता है, इसको ना तो बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली में होता क्या है, सिर्फ बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, सिर्फ बॉन्ड टूटते हैं या नए बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो बॉन्ड बन रहे हैं ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड के बीच में बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पे कोई मास का लॉस थोड़ी हो रहा है, ऐसा थोड़ी हो रहा है कि प्रोडक्ट में कोई नया ही एलिमेंट आ गया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के अलावा कोई नया एलिमेंट आ गया, ऐसा नहीं हो रहा है। और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के अलावा कोई एलिमेंट लॉस भी नहीं होगा, क्योंकि जितना मास रिएक्टेंट का था उतना ही प्रोडक्ट का होना चाहिए, तो उनको लॉस भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये जो केमिकल रिएक्शन है अभी ये अनबैलेंस्ड, बैलेंस्ड नहीं है ये, और इसी को बोलते हैं स्केलेटन, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, यानी कि ढांचा है ये, ढांचा। स्केलेटन मतलब ढांचा है ये, ढांचा, स्केलेटन, SKELETA, ये ढांचा है, ठीक है। अब देखो इसको करना पड़ेगा बैलेंस, इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए आप एक काम करो कि सबसे पहले रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से उस वाले पार्ट पे जाओ, उस वाले कंपाउंड पे जाओ जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। तो देखो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीशियम है, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन है, जबकि इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, तो मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट तो इसी कंपाउंड के पास है। ओके। तो मैक्सिमम नंबर मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। अब देखते हैं इसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले इनमें से उसको बैलेंस करो जिसके सबसे ज़्यादा एलिमेंट है। तो इनमें तो मैग्नीशियम का भी 1 एलिमेंट है और ऑक्सीजन का भी 1, मतलब दोनों में से किसी को भी बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मैग्नीशियम को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 1 मैग्नीशियम 1 है, इधर भी रिएक्टेंट भी 1 है। ओके, बताइए दोनों बैलेंस मिले हैं। अब
इसमें ऑक्सीजन कितना है 1, इसमें तो ऑक्सीजन 1 है, बट रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है 2, तो मतलब इधर ऑक्सीजन 2 बनाने पड़ेंगे, 2 बनाने पड़ेंगे। तो 2 बनाने के लिए इधर 2 लगाना पड़ेगा। ऐसा मत कर देना कि O के साथ में 2 लगा दो MgO2, नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, सिर्फ इसके आगे आप चेंज कर सकते हो, इसके आगे 2 3 जो भी लगाना होगा ऐसे लगाओगे। अब क्या हुआ, इधर मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 हो गए, पर साथ साथ में मैग्नीशियम भी 2 हो गए बच्चों, 2 आगे लग गए ना होल के, तो 2 इधर भी। तब मैग्नीशियम को इधर बैलेंस करना हो तो इसके सामने भी 2 लगा दो, हो गई ना रिएक्शन बैलेंस। अब देखो, अब बैलेंस को चेक करना हो तो देखो, इधर मैग्नीशियम कितनी है 2, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितनी है 2, ओके। इधर ऑक्सीजन कितनी है 2, इधर ऑक्सीजन कितनी है 2, मतलब रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में सब में कितनी है 2, ओके। LHS और RHS में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो गए ना। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसको बोलते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट साइड। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे जिंक ने रिएक्शन किया H2SO4 के साथ, तो यहाँ से बना ZnSO4 प्लस H2 गैस इवॉल्व हुई, यहाँ से H2 गैस निकली। जिंक ने H2SO4 से रिएक्शन किया और ZnSO4 प्लस H2 गैस इवॉल्व हुई यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं ना। तो देखो अब इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले उसके पास जाओ बच्चों जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। यहाँ पे कितने हैं 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 5 to 7, इसमें कितनी है 1, जिंक 1 होता है पूरा, 1 2 4 2 6। तो सबसे पहले H2SO4 के पास जाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे ज़्यादा इसी के पास है। तो H2SO4 में भी उसके पास जाओ जिसके एटम सबसे ज़्यादा हैं, यानी कि इसमें H2SO4 में सबसे ज़्यादा एटम्स किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं, तो 4 ऑक्सीजन ना इधर, ओके। तो ऑक्सीजन इधर 4 हैं, रिएक्टेंट साइड में 4 ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट में भी 4 होने चाहिए, बिल्कुल 4 हैं, ओके। अब जाते हैं हाइड्रोजन के पास, क्योंकि 2 के बाद 4 के बाद 2 ही आएगा ना। हाइड्रोजन के इधर 2 हैं, इधर भी 2 हैं, ओके, बैलेंस लग रहा है ये तो। फिर जाते हैं जिंक और सल्फर में से सल्फर के पास चलते हैं। सल्फर इधर 1 इधर भी 1, ओके। जिंक इधर 1 इधर भी 1, तो यानी कि ये पूरी रिएक्शन कैसी है, बैलेंस, कैसी है, बैलेंस। अब दूसरी इक्वेशन यहाँ पे जो NCERT में दी है, ये बैलेंस करके भी बताइए, उसको देखते हैं। आयरन ने जब रिएक्ट किया H2O से, और H2SO भी यहाँ पे गैस की फॉर्म में होता है, जब इससे रिएक्शन होती है तो ये बनता है Fe3O4 प्लस यहाँ से निकलती है हाइड्रोजन गैस। अब ये इक्वेशन आपको बैलेंस करने के लिए पूछा उसने, तो बैलेंस करने का तरीका मैंने क्या होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से सबसे पहले उसके पास जाओ जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे ज़्यादा हैं। तो बताओ इनमें से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मिला के किसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट है। कितने हैं, आयरन की 3 है, ऑक्सीजन की 4 है, मतलब टोटल 7 एलिमेंट्स हैं, ओके 7 है ना टोटल। अब देखो इसमें भी सबसे ज़्यादा एटम्स किसके हैं, ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन कितने 4 एटम है, ओके। तो ऑक्सीजन को करते हैं पहले, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, प्रोडक्ट साइड में कितने 4 ऑक्सीजन है, तो रिएक्टेंट में भी 4 होने चाहिए, ओके, कर दिए अपन ने 4, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब आयरन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे आयरन कितने हैं 3 3 3 3 3 3 3 है, तो रिएक्टेंट में भी 3 होनी चाहिए, तो इसके लिए इधर आगे 3। ऐसा मत कर देना, ऐसा मत कर देना बच्चों, कैसा, ऐसा कि Fe इधर 3 लिख दो, कभी नहीं कभी नहीं। इसीलिए NCERT में तरीका बताया है कि सबसे पहले बैलेंस करने से पहले इनको बॉक्स में बंद कर दो, इन सबको बॉक्स में बंद कर दो। बॉक्स में बंद करने से क्या फ़ायदा होगा कि आप इनके अंदर कोई बदलाव नहीं करोगे, जो बॉक्स के अंदर चीज़ है ना उसके अंदर कोई बदलाव नहीं करोगे, सिर्फ इसके बाहर बदलाव कर सकते हो। तो देखो Fe3 था, तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट में, तो रिएक्टर में 3 बनाने के लिए इधर 3 लगा दिया, ठीक है। ये आयरन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए 4 2 8, रिएक्टेंट में 8 है, तो यहाँ पे भी 8 होनी चाहिए, तो इसके आगे लगा दो 4 4 2 8 हो गया। बैलेंस आ गया ज़िंदगी में, बैलेंस आएगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में, तो 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2, ये हो गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखो इस इक्वेशन से जो आपको ये वाली इक्वेशन में लिखूँ सिर्फ 3Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, 4H2 है यहाँ पर है 4H2। अब देखो इस वाले रिएक्शन से आपको इनके फिजिकल स्टेट की कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नहीं मिल रही, यानी कि आयरन किस स्टेट में है, H2O किस स्टेट में है, Fe3O4 में ये Fe3O4 किस स्टेट में है, और हाइड्रोजन किस स्टेट में, ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नहीं मिल रही। तो ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, जैसे आयरन के साथ लिख दिया सॉलिड, ये सॉलिड स्टेट में, H2O किस फॉर्म में, ये गैस फॉर्म में, तो इसके साथ लिख दिया गैस। Fe3O4 किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, तो इसके साथ लिख दिया सॉलिड।
और H2 किस फॉर्म में, गैस की फॉर्म में, तो इसके साथ लिख दिया गैस। तो ये चारों चीज़ मिल गई, ये चारों चीज़ मिल गई ना, इनकी सबकी पता चल गया। जैसे आयरन सॉलिड फॉर्म में, H2 गैस फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में, ये गैस फॉर्म में, ये पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। आयरन का पता चल गया, Fe2O3 Fe3O4 का पता चल गया, हाइड्रोजन का, H2 का, सबका पता चल गया। कोई डाउट हो तो बता। अब देखो ये क्यों लिखे जाते हैं ये चीज़ें फिजिकल स्टेट, ताकि अपने को पता रहे कौन सा किस स्टेट में है। तो स्टेट लिखने के गैस, लिक्विड, और एक और चीज़ होती है एक्वस, कई कई के साथ आपको एक्वस लिखा मिलेगा। एक्वस का मतलब होता है कि वो पानी में मिलाया हुआ है बच्चों। द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज ए सॉल्यूशन इन वाटर। यदि किसी के साथ एक्वस लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो रिएक्टेंट साइड में भी एक्वस लिखा हो सकता है, प्रोडक्ट में भी कोई भी हो सकता है ना एक्वस, इसका मतलब वो चीज़ वाटर सोल्यूशन में मिलाई हुई है, बस इतनी सी बात है। अब देखो कई बार क्या करते हैं अपन, रिएक्शन का टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर किस टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है, किस प्रेशर पर रिएक्शन हो रही है, किस कंडीशन में रिएक्शन हो रही है, वो भी मेंशन कर देते हैं, वो भी मेंशन कर देते हैं। जैसे कि एक रिएक्शन जो एनसीईआरटी में दी हुई है, जब CO कार्बन मोनोऑक्साइड को H2O से रिएक्ट किया जाता है, रिएक्ट कराया जाता है, तो यहाँ पे बनता है बच्चों CH3OH। ये क्या है CH3OH, मेथेनॉल, लिक्विड फॉर्म। तो ये रिएक्शन जो होती है वो 340 ATM प्रेशर पे होती है। अब आपको काम करना है इसको बैलेंस करने का। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में जिसके पास सबसे ज़्यादा एलिमेंट है उसके पास जाओ। तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट है इसके पास, ओके। इसमें भी उसके पास, इसमें भी उसको बैलेंस करो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इसमें कौन सबसे ज़्यादा अमाउंट में, हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1, यानी कि टोटल 4 हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन है तो रिएक्टेंट में भी 4 होने चाहिए। तो इसके सामने लगा दो 2, तो ये 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब कार्बन या ऑक्सीजन में से किसी को भी बैलेंस कर लो। तो कार्बन कितना है यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो यहाँ पे भी कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, मतलब ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। सिर्फ यहाँ पे 2 लगाया और ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। अब देखते हैं दूसरी रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन जो दे रखी है वो है CO2 जब रिएक्ट करता है बच्चों H2O के साथ, तो ये रिएक्शन होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, और यहाँ पे रिक्वायर होता है क्लोरोफिल। बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, हाँ, ये तो ये पता होना चाहिए आपको बच्चों, ये तो पता होना चाहिए ये कौन सी रिएक्शन है। बोलो ना बच्चों ये कौन सी रिएक्शन है, बताओ। अरे बता सकते हो तुम, बता सकते हो तुम, जीनियस हो। सनलाइट की प्रेजेंस में कौन सी होती है, फोटोसिंथेसिस। पौधे अपने खाना बना रहे हैं। तो चलो इसको बैलेंस करते हैं सबसे, आओ बैलेंस करें। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को जाना है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से उसके पास जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। सबसे ज़्यादा किसके पास है, ग्लूकोज के पास कितने हैं, 12, 6, 18 और 18 और 6 24 है टोटल, 24 है टोटल। कार्बन है 6, कार्बन 6 है रिएक्टेंट में, मतलब प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट में भी 6 होने चाहिए। पहले करते हैं इसमें भी किसको बैलेंस करते हैं, जो जिसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। तो इस सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसके हैं, हाइड्रोजन के, 12 है ना, तो इधर भी 12 बनाने पड़ेंगे। तो इधर 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई, इसके हो गए बैलेंस। अब कार्बन या ऑक्सीजन में से किसी एक को बैलेंस करो आप। तो देखो कार्बन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6 है कार्बन, यहाँ पे कितने कार्बन है 6, तो रिएक्टेंट में कितने होने चाहिए 6, तो ये इधर हो गई 6, ओके। अब बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को, कौन सी चीज़ को, हाइड्रोजन को। यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन है 12 और यहाँ पे कितनी है 2, तो कितने टोटल हाइड्रोजन हो गए 14। तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे कितने रिएक्टेंट साइड में 12। तो इसको बैलेंस करने से पहले अपन ने जो ऑक्सीजन बैलेंस किया था ना अभी 6 ऑक्सीजन बैलेंस किया था ना, तो ऑक्सीजन बैलेंस करते टाइम अपन ने एक चीज़ कर दी, क्या, यहाँ पे जो ऑक्सीजन था ना 6 तो ये था, 2 ये था, 6 और 2 8 और ये 1 ये था। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के टाइम अपन ने क्या गलती करी, हाइड्रोजन अपन ने 12 मान लिया था, जबकि यहाँ पे 2 और है, तो 12 to 14 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 14। तो इसीलिए अपने को हाइड्रोजन बैलेंस करने का पड़ेगा 14 के हिसाब से, इसीलिए 14। ओए पूरा उड़ गया। CO2 + H2O gives C6H12O6 + O2 + H2O। इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जाएंगे इसके पास, इसमें भी हाइड्रोजन के 12 हैं और 2 14 है, 14 को बैलेंस करने के लिए अपने को जाना पड़ेगा हाइड्रोजन के पास इधर। तो 14 को बैलेंस करने के लिए इधर जाना पड़ेगा। तो उससे पहले
उससे पहले अपन चलते हैं, देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं दोनों साइड। तो इधर 6 और 2 8 और 1 9, टोटल 9 ऑक्सीजन। तो इसको जो बैलेंस आप धीरे धीरे ऐसे करोगे, इसको बैलेंस करने से लिखते हैं ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे और ऐसे, ऐसे करके बैलेंस हो जाती। और ये मैंने बता दिया यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल। अब आपको करना ये है, इसको बैलेंस करके तुम देखना बच्चों, और नहीं तो मुझे तो बताना ही है। आपको क्या करना है, सबसे पहले उसके बाद जाना है इसमें नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा हैं, उसमें भी उसके पास इसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा हैं, फिर उसको बैलेंस कर लेना, उसको बैलेंस कर लेना, फिर दूसरे के बाद जाना, फिर तीसरे के, ऐसे करके बैलेंस करने की कोशिश करना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरने वालों की नौका पार नहीं होती। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो ये तो यहाँ पे बताए हुए हैं। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम से समझ में आ रहा है, जो कंबाइंड हो रहा है कुछ ना कुछ। इनमें क्या होता है, रिएक्टेंट्स इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म वन प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइंड होंगे और एक प्रोडक्ट बनेगा, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम जो है तो ऑक्सीजन से कंबाइंड हो रहा है और क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइंड हुई है, बैलेंस करना ही बता दिया मैंने तुम्हें। कैसी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब और कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक देखते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं। कॉम्बिनेशन में हुआ क्या, ये नैना लड़के, ये और ये आपस में कॉफ़ी के लिए गए, हो गया प्यार, और ये कंबाइंड हो गए ना, बन गया ना कॉम्बिनेशन। एक ये 2 मिले, जब 2 दिल मिल रहे हैं तो वो एक बन रहे हैं, तो 2 दिल मिल के एक बन गए, इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल भी देख लो, आयरन और ऑक्सीजन कंबाइंड हुए CO2 बन गया। NCERT में रिएक्शन दे रखी है, वो ये है, कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है बच्चों H2O के साथ, तब ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है एक्वस, आ गया ना एक्वस, प्लस हीट निकलती है यहाँ से, ज़बरदस्त हीट निकलती है। आपको क्या करना है, कोई भी रिएक्शन देखिए तुरंत आपको बैलेंस करने जाना है। उसको क्या करने जाना है, बैलेंस। इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किसके पास है, इसी के पास है, CaOH के। कितने हैं, एक कैल्शियम का, 2 ऑक्सीजन के, क्योंकि OH के होल ट्वाइस लगा ना, 2 ऑक्सीजन के, और 2 ही हैं इसके पास हाइड्रोजन के, 2 2 4 और 1 5, टोटल 5 हैं इसके पास नंबर ऑफ एटम, इसीलिए सबसे ज़्यादा इसी के पास है, तो इसको बैलेंस करते हैं। तो इसमें देखते हैं ऑक्सीजन कितनी है, 2 ऑक्सीजन है, इधर कितनी है रिएक्टेंट में 2, एक इधर है एक इधर है, 2 हो गए। हाइड्रोजन कितनी है इसमें, 2, इसमें भी 2, ओके। इसमें कैल्शियम कितना है, 1, इधर भी कैल्शियम 1, यानी कि ये कंबाइंड होके 1 बन गया, और यहाँ से क्या निकलेगी, हीट। क्या निकलेगी, हीट हीट हीट। और देखो ये CaO होता है ना, इसको बोलते हैं क्विक लाइन। क्विक लाइन H2 हो गया अपना वाटर, ये किस फॉर्म में, लिक्विड, ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड। और ये जब CO अपन लाते हैं जो वाइट वॉशिंग के लिए घरों में सफ़ेद करते हैं ना, उसको सफ़ेद टाइप का जो आता है, वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब इसको पानी में डालते हो तो आप देखना कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनता ही है, साथ में वहाँ से हीट भी निकलती है, बुलबुले टाइप की निकलती हैं। बुलबुले किस वजह से बनते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, और हीट रिलीज होती है तो वाटर करती है वेपर में कन्वर्ट, जिसकी वजह से बुलबुले बनते हैं वहाँ पर, ठीक है। और ये केमिकल रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई बात तो नहीं, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब क्या करते हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब देखो जी, आपने वाइट वॉशिंग कर दी, मतलब दीवार पे लगा दिया, वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि इसने कैल्शियम ऑक्साइड आप बाजार से लाए थे, उसको पानी में डाला, मिलाया, काटा, घोला, लगा लिया, हर सफ़ेद वाल काला बना लिया। ऐसे ही आप कैल्शियम ऑक्साइड लाए, पानी में मिलाया, CaOH बन गया, ये पानी में ये बना हुआ रखा है तुम्हारे पास, इससे आपने दीवार पे कलर कर दिया, मतलब उसको वाइट वॉशिंग कर दी। अब क्या होगा, ये CaOH जो एनवायरनमेंट है ना, एनवायरनमेंट की CO2 से रिएक्शन करती है, एनवायरनमेंट की CO2 से रिएक्शन करती है, और फिर जो दीवार पे जो कलर लास्ट में आता है ना, वो आता है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। और ये H2O है ना, H2O हो जाता है वहाँ से वेपराइज, वेपर में कन्वर्ट,
या फिर वेपराइज बोलना चाहिए या इवोपरेट हो जाता है। तो बच्चों इसके लिए सही टर्म है इवोपरेशन। तो ये कैसे पता चलेगा कि इवोपरेशन बोलना है या वेपराइजेशन, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नेचर इन आवर सराउंडिंग। तब आपको पता चल जाएगा ये मैंने इवोपरेशन क्यों बोला। इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस फॉर्म में था, एक्वस फॉर्म में था, CO2 गैस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो वाइट वॉशिंग के बाद जो दीवार में बनता है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और एग्जांपल क्या होते हैं, जब हाइड्रोजन कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ तो बनाता है H2O। आपका पहला धर्म क्या बनता है कि आप इसको करो बैलेंस। तो किसके पास जाएंगे सबसे पहले, H2O के पास। ओके, H2O में H2 के पास जाएंगे तो हाइड्रोजन तो इधर बैलेंस है, इधर भी दो इधर भी दो, बट इधर रिएक्टेंट में कितनी है, रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है जबकि यहाँ पे 1 है। तो आगे लगा दो 2 लगाती ही हाइड्रोजन भी अनबैलेंस हो गया। तो यहाँ पे कितने हो गया वो हाइड्रोजन 4, 2 2 जा 4, तो इधर भी करने पड़ेंगे 4। ओके 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 ओके। हाइड्रोजन क्या है, गैस। ये भी क्या है, गैस। ये क्या है, लिक्विड। समझ में आ रहा है ना बच्चों। इसमें क्या हो रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। किसमें, जो मैंने अभी आपको रिएक्शन बताई थी ना CO+H2, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। और क्या एग्जांपल होते हैं, अच्छा जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है ना, इस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक एक्सोथर्मिक, एक होती है एंजोथर्मिक। एक्सोथर्मिक तो जो जिनमें रिएक्शन के बाद हीट निकले, और एंडोथर्मिक वो जिनमें रिएक्शन कराने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट हो। यदि यहाँ पर हीट की रिक्वायरमेंट होती तो इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, और यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है बाद में तो इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। जैसे कि और देखते हैं एग्जांपल, देखते हैं किसके कॉम्बिनेशन की देख रहे हैं अभी। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस होती है यानी कि मेथेन गैस है आपके पास। जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेती है तो ये बनाती है CO2 और H2O। मेथेन गैस ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, ये बना CO2 और H2O। तो मेथेन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कैसे करेगी, तो ऐसे करेगी, मेथेन है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगी और बना लेगी CO2 और H2O, और यहाँ से क्या निकलती है, हीट। तो ये भी कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक रिएक्शन है जो अपन नेचुरली रेस्पिरेशन करते हैं बच्चों, मैं सांस लेता हूँ, एक रिएक्शन आती है और वो रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक कहलाती है। मैं सांस अब क्यों लूँ, अब एक्सोथर्म बनूँ। तो ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। रेस्पिरेशन भी कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रेस्पिरेशन। अब देखते हैं कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम ग्लूकोज का बनना ज़रूरी है स्टूडेंटों। तो जिंदा रहने के लिए बच्चों एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो ये एनर्जी कैसे मिलती है, तो एनर्जी ऐसे मिलती है कि आपने खाया खाना, खाना हुआ डाइजेस्ट होने के बाद जैसे कि आपने खा लिया राइस, खा लिए पोटैटो को, खा लिए, तो वहाँ से मिलेगा आपको कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से कंबाइंड होता है तो ये हमें एनर्जी देता है। कैसे देता है, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6। जब ये कंबाइंड होता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, अपन इनहेल कर रहे हैं ना, ये ऐसे ऑक्सीजन इनहेल करी और ग्लूकोज अपने खाने से बन गया। ये दोनों रिएक्शन जब ये कंबाइन करेंगे तो यहाँ से CO2 बनेगी, और CO2 को अपन बाहर निकाल देंगे, बाहर सांस के थ्रू बाहर छोड़ देंगे, और यहाँ पे क्या बनेगा, H2 बनेगा, और यहाँ से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बोलते हैं इसको, एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी हमें चलने में, फिरने में, बाकी सारे काम करने में मदद करती है। ये एनर्जी बेसिकली, ये एनर्जी सेल्स को मिलती है, ATP फॉर्म में रहती है। जो वेजिटेबल का डीकम्पोजिशन है, किसका, वेजिटेबल का जो डीकम्पोजिशन होता है ना बच्चों, वो भी क्या होता है, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। वेजिटेबल का डीकम्पोजिशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। समझ में आया, वेजिटेबल का डीकम्पोजिशन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आ गई बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है।
अब बात करते हैं, नहीं डिकम्पोजिशन नहीं, सॉरी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन यानी कि रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोज इनटू टू और मोर कंपाउंड और एलिमेंट आर नॉन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक सब्सटेंस होगा रिएक्टेंट की साइड, वो टूट के दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बना लेगा, तब इसको बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट की क्रिस्टल लो आप, और फेरस सल्फेट किस फॉर्म में रहता है, FeSO4.7H2O। इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रोल। ग्रीन मतलब हरा होता, ग्रीन विट्रोल बोलते हैं। ठीक है, बोल दिया। अब जब इसको हीट करोगे तो ये सबसे पहले तो ये FeSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि H2O वहाँ से निकल जाएगा। अब इसको फर्दर डिकम्पोज करोगे आप, डिकम्पोजिशन इसका करोगे फर्दर, तो ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में कन्वर्ट होता है। ये क्या है, गैस है, और ये भी सॉलिड है, और ये भी सॉलिड, ये दो सॉलिड। अब आपको क्या करना है, फटाफट इस रिएक्शन को करना पड़ेगा बैलेंस। FeSO4 गिव्स Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये दे रहा है आपको। रिएक्शन बैलेंस करनी है, रिएक्शन बैलेंस करनी है बच्चों। तो चलो मैं बता दूं क्या ये हल्का सा बैलेंस है इसका। तो सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इसके पास जाओ जिसके पास नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा है। तो इसमें किसके पास दिख रहे हैं, इसमें दिख रहे हैं रिएक्टेंट के पास FeSO4 के। तो FeSO4 में अपन जाते हैं किसके पास, ऑक्सीजन के पास जाएँ या फिर किसके पास, यहाँ पे दिख रहा है अपने को, यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा। इसमें दिख रहा है ना आयरन 2 इधर, आयरन 2 इधर 1 है, तो 2 लगा के देखते हैं। 2 इधर लगा दिया, तो यहाँ पे 2 लगाते ही आपको क्या होगा, सल्फर यहाँ पे कितने हो गए, अब 2 हो गए। सल्फर प्रोडक्ट में भी 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 2 जा 8 हो गए, 4 2 जा 8 हो गए। इधर देखो प्रोडक्ट में 3 2 5 और 3 8, यहाँ पे भी 8 है, यानी कि रिएक्शन कम्प्लीटली बैलेंस हो गई, कम्प्लीटली बैलेंस हो गई। और ये जो डिकम्पोजिशन होता है वो कैसे होता है, इसमें हीट दी जाती है, तो यहाँ पे हीट भी लिख सकते हैं। ये मैंने क्यों लिखी हीट, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन हीट की वजह से होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, जो डिकम्पोजिशन हीट की वजह से होता है उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। मैं डिकम्पोजिशन की टाइप बताने वाला हूँ एक्चुअली आपको। थर्मल डिकम्पोजिशन जो हीट की वजह से होता है, अभी देखा ना FeSO4.7H2 हीट की वजह से डिकम्पोज हुआ। दूसरी रिएक्शन देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये डिकम्पोज हुआ और इसने बनाया CO प्लस CO2। ये गैस है, ये सॉलिड है, ये है सॉलिड, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं लाइमस्टोन, इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। अभी देखा था इसका नाम क्विक लाइम। ये बना रहा है और CO2 बन रहा है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। ये भी किस वजह से होती है, हीट देने की वजह से, तो इसको भी बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका थर्ड एग्जाम्पल है PbNO3 का होल ट्वाइस को जब हीट दी जाती है तो ये कन्वर्ट होता है PbO में, और NO2। NO2 होती है ब्राउन कलर की गैस, ब्राउन गैस के फ्यूम्स मिलेंगे आपको। कब मिलेंगे, जब ये PbNO3 को आप डिकम्पोज करोगे तो PbO और NO2 के फ्यूम्स मिलेंगे, और ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें वहाँ से निकलेंगी। और PbO भी बच्चों, वहाँ पे PbO भी लेड ऑक्साइड भी बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है कि नहीं, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। PbNO3 का वोल्टेज डिकम्पोज हुआ, PbO बना, NO2 बना और O2 बना। नेक्स्ट, अभी तक अपन ने जो एग्जांपल देखे थे थर्मल डिकम्पोजिशन के, देखते हैं अब देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन वो होता है ऐसा डिकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की वजह से हो, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। अभी तक जो डिकम्पोजिशन हो रहा था वो हो रहा था हीट प्रोवाइड करने की वजह से। तो H2O को जब आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हाइड्रोजन प्लस O2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन को करो बैलेंस। ये तो छोटी सी, तो मैं आपको बैलेंस करके बता देता हूँ। सबसे पहले जाओगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे ज़्यादा है, तो H2O के पास 3 एलिमेंट है, बाकी सबके पास 2 हैं, तो जाते हैं इसके पास। हाइड्रोजन बैलेंस है ऑलरेडी, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, तो इधर 2 लगा दिया। 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, क्योंकि 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा, तो ये 4, ये बैलेंस हो गई। कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन आपको मिल चुकी है बच्चों। तो अभी तक अपन ने पढ़े डिकम्पोजिशन के 2 टाइप, एक है थर्मल डिकम्पोजिशन जो कि हीट प्रोवाइड करने की वजह से होता है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक जो कि ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने। थर्ड टाइप का डिकम्पोजिशन है फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन। ऐसा डिकम्पोजिशन वो सनलाइट की वजह से हो, सनलाइट यानी फोटो यानी कि सनलाइट, फोटो। तो इस टाइप के डिकम्पोजिशन को बोला जाता है बच्चों फोटो
फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन। जो एग्जाम्पल है AgCl, AgCl को जब सनलाइट मिली ये Ag+Cl2 में कन्वर्ट हो चुका है। और AgCl का वाइट कलर था और ये तो ग्रे हो चुका है। AgCl जब वाइट कलर था, इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखा तो ये हो गया ग्रे नहीं, ग्रे। अब एक दूसरी रिएक्शन देखो, प्यार से देखो, अरे जोर से बोलो। AgBr को जब सनलाइट मिली, इसको भी सनलाइट मिली तो ये लोजी मैं हूँ मनमोजी। तो AgBr को डिकम्पोज किया, इसको भी बैलेंस कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने कॉपी पेन में आराम से कर लेना। सॉलिड, ये गैस Br2 गैस, इसका यूज होता है इस रिएक्शन का ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अपन ने क्या चीज़ देखी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमेशा अपने को क्या देनी पड़ रही थी, कोई ना कोई हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही थी, तभी वो डिकम्पोजिशन हो रहा था। यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंजोथर्मिक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है एंडोथर्मिक, क्योंकि अपने को हीट देनी पड़ रही थी या फिर किसी भी फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ रही थी, तब जाके वो डिकम्पोज हो रही थी। यानी कि हीट प्रोवाइड करोगे तब रिएक्शन होगी, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक किसको बोलते हैं, जिसमें रिएक्शन होने के बाद हीट निकलती है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। समझ में आया बच्चों? तो एनसीईआरटी में, प्यारी एनसीईआरटी में एक चीज़ आपसे पूछा गई है, उसको बाद में देखते हैं। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है द केमिकल रिएक्शन इन विच a more reactive element displaces less reactive element from a compound is known as displacement reaction. Displacement reaction are also known as substitution reaction और single displacement या replacement reaction. ओके ये तो प्यार भरी बात है, ये तो सर हमें समझ में आती नहीं है, आप तो हमें ढंग से समझाइए सर, ढंग से समझाइए, एकदम ढंग से समझाता हूँ। आओ बच्चों, एकदम ढंग से समझाता हूँ आपको, एकदम ढंग से। कहाँ पे खाली पेज है, ये रहा खाली पेज, मिल गया। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होती है कि देखो बच्चों, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना, वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। कॉपर, ये तुम हो बच्चों कॉपर, ये SO4 ये वो है, समझ लो अब कोई भी जिसका वो जो भी नाम हो उसका इमेजिन कर लो इसको, ये तुम हो ये वो है, तुम दोनों हो। पर ये बंदा थोड़ा ज़्यादा ही कुछ स्मार्ट निकला बच्चों, KTM पे आता था डेली। तो बच्चों ये ज़्यादा पावरफुल जिंक था, इसने आपको कर दिया रिप्लेस। अब ये आ गया, ये इसके साथ है, आप ये इसके साथ है और आप रह गए अकेले। मैं अकेला ही चला था, अकेला ही हो गया हूँ। यानी कि जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया यहाँ पे, रिप्लेस। इसीलिए इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको क्या कर दिया, एक्चुअली में टर्म यूज की गई यहाँ पर डिस्प्लेस, यानी कि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब डिस्प्लेस करने की एक कंडीशन है कि जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो कम पावरफुल को रिप्लेस करेगा, जो ज़्यादा पावरफुल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यदि मैं कॉपर को जिंक सल्फेट से रिएक्ट कराऊँ तो भी ये कॉपर सल्फेट प्लस जिंक बना ले, ऐसा नहीं होगा। क्यों, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, सर क्या बात कर रहे हो आप, ये शास्त्र कहाँ से पढ़ लिया आपने? बताता हूँ, मैं आपको भी शास्त्र पढ़ा देता हूँ 2 मिनट के अंदर। तो ये शास्त्र हैं, कहाँ के शास्त्र अपने, ओए शास्त्र मिल जाओ। नहीं। अरे शास्त्र कहाँ चले गए अपने? ओ हो, हाँ ये रहे शास्त्र, मिल जाओ। देखो शास्त्र ये रहे अपने, ये शास्त्र हैं अपने, इनको याद रखना। अब देखो शास्त्र क्या कहते हैं, ऊपर वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, नीचे वाला सबसे कम रिएक्टिव होता है। तो जो ऊपर वाले होंगे वो नीचे वाले को रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि यदि आप एक रिएक्शन है, इसमें एक पोटेशियम है, एक जगह सोडियम, तो जो पोटेशियम होगा ना वो सोडियम को भगा देगा और पोटेशियम सोडियम की जगह जाके बैठ जाएगा, यानी कि ऊपर वाले नीचे वाले को हटा देते हैं। देख तो अब इनको याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है?
देखो मैंने जो ट्रिक अभी अभी जस्ट सोची है, काना का मग में आलू और जामुन, काना ने मग से आलू जामुन फेंके और बोला और बोला और बोला, प्यार से बोला पब है, और प्यार से बोला वो पब है। तो तो किसी आदमी ने उससे बोला क्यों, आप क्यों पूछ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो आप? तो उसने बोला कि मैं पब में हकना नहीं यार पब में किसी को हक करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास चांदी सोना, चांदी सोना है। तो एक एक है अपने करण जी हैं, करण जी, करण जी हैं, कर्ण, के से के हो गया के, फिर कर एने से ना कर्ण, कर्ण ने, कर्ण ने कान्हा के मग में, हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण के मग में, कर्ण ने मग के आलू जिंक फेंके, आलू जामुन फेंके, कर्ण ने मग के आलू जामुन फेंके और बोला पब है। सबने पूछा क्यों, ये रहा क्यों, क्योंकि मुझे वहाँ पे हग करना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या क्या है, एजी, ओजी, एजी और एयू है। अब देखो ऊपर वाले नीचे वाले को रिप्लेस करेंगे, इसीलिए अपन क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और फिर देखते हैं इसका कमाल, इस रिएक्टिविटी सीरीज का कमाल देखते हैं। इसको कॉपी किया, फिर चलते हैं अपन उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अरे मिल जा, अरे मिल जा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया उसके जैसा। कंट्रोल वी, रिएक्टिविटी सीरीज कहाँ गई, ये रही। इसको हर जगह ले जाएंगे अपन। देखो रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार देखो मैंने क्या बोला है, जिंक और कॉपर सल्फेट यहाँ पे था, तो किसने, जिंक ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस कर दिया और जिंक उसकी जगह जगह बैठ गया। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि इस रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से देखो जिंक आ रहा है और कॉपर का आ रहा है, जिंक आ रहा है ऊपर और कॉपर आ रहा है नीचे, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। मैंने कहा ऊपर वाले रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं, नीचे ज़्यादा जाते रिएक्टिविटी कम हो जाती है। क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था इसीलिए वो कॉपर को रिप्लेस कर पाया। यदि ऐसा होता, कैसा होता, ऐसा वैसा ऐसा वैसा ऐसा, ऐसा होता कि यहाँ पे जिंक सल्फेट होता और यहाँ पे कॉपर होता, तो ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ती, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनता था। उस केस में कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर रहा, क्योंकि जिंक कॉपर से ऊपर है। अब देखते हैं दूसरी चीज़, इसमें जिंक और HCl की रिएक्शन हुई, ZnCl2 बना और H2, यानी कि जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। कर सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिंक आ रहा है ऊपर, हाइड्रोजन आ रहा है नीचे, जिंक आ रहा है ऊपर और हाइड्रोजन आ रहा है नीचे, तो जिंक हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकता है। तो जो ज़्यादा पावरफुल होगा, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर आएगा वो नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आएगा वो नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है, यानी कि जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल देख लो जो एनसीईआरटी में दे रखा है, वो है जब पीबी कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन करता है, बनता है PbCl2 प्लस कॉपर। इसमें पीवी ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। ऐसा कर सकता है? बिल्कुल, क्योंकि पीवी रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, यानी कि मोर रिएक्टिव है, तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर सकता है। पीवी ने सीयू को रिप्लेस कर सकता है। बड़ी दर्दनाक कहानी है यार ये, कि तुम थे उसके साथ, किसके, तुम जिंक थे। नहीं, चलो अब की बार तुम्हें जिंक बनाते हैं, अब की बार तुम्हें जिंक बनाते हैं। कॉपर हमेशा थोड़ी बनते रहोगे तुम जिंक भी बन सकते हो। तुम जिंक हो, बहुत पावरफुल हो, एकदम पैसे पैसे की कोई कमी नहीं है, एकदम स्मार्ट डैशिंग। और ये तुम्हारा कॉपर प्यारा मित्र है। ये था SO4 के साथ। SO4 कौन है? ये उसकी वो है, ये उसकी वो है, ये उसका वो है, तो दोनों अपने एक दूसरे के वो हैं। तो इस आपने क्या किया, अपने दोस्त को रिप्लेस कर दिया और अपन आप हो गए इसके साथ, मतलब ये इसके साथ कॉफ़ी, कॉपर किसके साथ कॉफ़ी पी रहा था? SO4 के साथ। बट आपको देख के ये जिंक और SO4, यानी कि आप हो गए SO4 के साथ और कॉपर हो गया वहाँ से अलग थलग। अलग हूँ मैं, हाँ अलग हूँ मैं, ये अलग हो गया। ठीक है, रिएक्शन हुई कंप्लीट। कंट्रोल C। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी? डबल। इनकी बात बाद में करेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं देखा गया, चलो मैं पढ़ाता हूँ अलग से।
ये रहा खाली पेज। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये क्या होती है सर, बताता हूँ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसमें क्या होता है कि जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे को आपस में रिप्लेस करते हैं। जो डबल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट यानी कि नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था कि एक दूसरे को सिर्फ वहाँ से हटा देता था। इसमें क्या होंगे, आयन एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी का एग्जांपल है, प्यार भरा एग्जांपल है, Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से बनता है बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। देखो यहाँ पे हुआ क्या, Na चला गया Cl के साथ, Ba चला गया SO4 के साथ। आपको ये रिएक्शन करनी है बैलेंस, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बैलेंस करना आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, ये होता है एक्वस यानी कि ये वाटर सॉल्यूशन में डिजोल्व रहता है, ये भी होता है एक्वस। बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट होता है सॉलिड और NaCl होता है एक्वस। समझ में आ गया, समझ में आया ना, ये सब समझ में आ गया। इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि इसमें एक ने यानी कि आपस में इन्होंने एक्सचेंज कर लिया। यानी कि तुम थे, ये तुम हो, और ये तुम्हारी तुम वो है, तुम हो ये तुम्हारी वो, ये तुम्हारा दोस्त है, ये उनकी वो है। अब हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ क्या, ये आपस में एक दूसरे के मतलब आप इसके साथ कॉफ़ी पी रहे थे, ये इनके साथ कॉफ़ी पी रही थी, बट इनको इनसे कोई काम था, मतलब बेरियम को सल्फेट से कुछ काम आ गया होगा, तो उन्होंने कहा चलो अपन आपस में इधर थोड़ी बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, कुछ बात करनी होगी इनको, तो बात कर ली। फिर Na ने Cl2 से बात करना शुरू कर दी। तो ये दोनों की मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस तरह की होती है, ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब वो देखते हैं इसमें एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होती है जहाँ पे डेट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्यूबल सब्सटेंस formed is known as insoluble substance formed insoluble substance formed is known as precipitation reaction। इनसॉल्यूबल सब्सटेंस जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस जो फॉर्म होता है उसको क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो जैसे कि ये Na2SO4 ने रिएक्ट किया BaCl2, तो जो BaSO4 होता है ना, ये होता है प्रेसिपिटेट, यानी कि ये डिजॉल्व नहीं होता, ये वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। बेरियम क्लोराइड बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट आपस में रिएक्ट करते हैं तो BaSO4 बनता है बेरियम सल्फेट, जो कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रहता है, यानी कि ये डिजॉल्व नहीं होता। अब क्या करोगे, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो ये प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएगा और नीचे चला जाएगा और NaCl रह जाएगा वहाँ पे सॉल्यूशन में। सच रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसी को प्रेसिपिटेशन, ये किस टाइप की रिएक्शन है, पहले तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है क्योंकि इसमें आयनों ने एक दूसरे रिएक्शन किया, और डबल डिस्प्लेसमेंट में ये किस टाइप की है, डबल डिस्प्लेसमेंट में ये है प्रेसिपिटेशन टाइप की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बट ये कैसी है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन किसी कहते हैं और रिडक्शन क्या किसी कहते हैं, तो देखो ऑक्सीडेशन उसी कहते हैं, किसी कहते हैं उसे, ऑक्सीडेशन किसी कहते हैं उसी कहते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कॉपर है, कॉपर पाउडर, ये एग्जांपल NCERT का, कॉपर पाउडर लिया आपने चाइना डिश में, और जब ये थोड़ी देर के लिए इसको खुला छोड़ देते हो तो ये एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, रिएक्ट, और ये बना लेता है CuO। कौन सा हो, CuO। क्या बना लेता है, ये होता है ब्लैक इन कलर। कैसे कलर में होता है, ब्लैक। और जो कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, ब्लैक कलर का होता है। और ये कॉपर तो आप जानते हो इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का रहता है ना, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है। कॉपर पाउडर आप लो
और उसको ऑक्सीजन की रिएक्ट कराओ मत, उसको सिर्फ एनवायरनमेंट में खुला छोड़ दो, तो कुछ टाइम के बाद वो काला पड़ जाता है। काला क्यों हो जाता है? क्योंकि इसने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और CO बना लिया, और CO कैसा होता है? ब्लैक इन कलर। अब क्या करो, इस CO से H2 गैस पास करा दो। H2 जब पास कराओगे, इससे H2 पास कराओ, या हीट यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है दोनों रिएक्शन में हीट। अब ये H2 पास होगी यहाँ से, तो ये वापस Cu प्लस H2O, यानी कि यहाँ से वापस Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसका कलर वापस से कैसा हो जाएगा? ब्राउन कलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो था ब्लैक, और H2 पास कराई तो वापस Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्राउन कलर का, जैसे ये होता है, और H2 यहाँ से निकल जाएगा। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी होती है? इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। तो ये रिएक्शन जो है ना बच्चों, ये रिएक्शन है, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरी वाली जो रिएक्शन है CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाएगा। तो CuO से Cu का बनना, ये किसका एग्जाम्पल है? रिडक्शन का। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा तो H2 बना, ये कैसा एग्जाम्पल है? ऑक्सीडेशन का। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल और देखते हैं। जिंक ऑक्साइड ने रिएक्ट किया कार्बन के साथ, यहाँ पे बना जिंक प्लस CO, तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया और जिंक रह गया, तो ये ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है रिडक्शन। और कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होता है, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ये दोनों ही होते हैं ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना, ये हो जाते हैं रिडक्शन। अरे सॉरी, ऑक्सीजन का देखो मैं लिख देता हूँ, ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और या तो ऑक्सीजन ऐड हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तब तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। दूसरी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोल रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ गई? एग्जाम्पल और देख लेते हैं। MnO2 था, इसने रिएक्ट किया HCl के साथ, बनेगा MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। इसको बैलेंस आप करोगे अपने यहाँ बच्चों, मैंने बैलेंस करके लिख दिया इसको। इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? MnO2 से ऑक्सीजन निकल गया, तो ये तो हो रहा है रिडक्शन हो रहा है इसका। और दूसरे टाइप देख लो, HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2। HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है Cl2 में, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का निकलना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी तो ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। एक ऑक्सीडेशन, एक रिडक्शन, मतलब ये कैसी रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन है। एनी डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं है ना? समझ में आ गया ना? ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों एक साथ होते हैं, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन किसे बोलते हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। पर एक इंपॉर्टेंट बात और है, एक जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होते हैं? ये क्या होती हैं सर? इसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको, ये कॉपर वाला एग्जांपल लेता हूँ। CuO प्लस H2 गिव्स Cu, अरे यार, Cu प्लस H2 गिव्स CuO प्लस H2O। यहाँ पे देखो, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, मतलब ये हो जाएगा रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ H2 का, उसके अलावा जो बचता है उसमें वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
और जिसका रिडक्शन होता है, मतलब यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ ना, और उसके अलावा जो बचा यानी कि हाइड्रोजन बची, तो ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब जिसका रिडक्शन होता है एक्चुअल में, उसके अलावा जो भी रिएक्टेंट में सब्सटेंस बचता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है, उसके अलावा जो सब्सटेंस बनता है बचता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रियल में होता क्या है, रियल बताता हूँ, ये तो मैंने कंसेप्ट याद करने के लिए बताते हैं। रियल में होता क्या है, जो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होने में हेल्प करता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि इससे ऑक्सीजन जुड़ गई। बट ऑक्सीजन क्यों जुड़ी, क्योंकि इसने ऑक्सीजन दे दी ना, कॉपर ने ऑक्सीजन दे दी, तभी तो इससे ऑक्सीजन जुड़ी। मतलब कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है, इसको ऑक्सीडेशन होने में, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होने में इसकी हेल्प कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करी, किसकी, हाइड्रोजन की। अब देखो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ, इसने हेल्प करी। अब देखो कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, क्योंकि इससे ऑक्सीजन निकल गई। अब ऑक्सीजन निकल क्यों गई, क्योंकि वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ गई ना, तो ऑक्सीजन निकली किस वजह से, हाइड्रोजन की वजह से। तो देखो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ किस वजह से हुआ, H2 की वजह से, तो इसको H2 को बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने रिडक्शन करने में हेल्प करी। समझ में आया, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। रियल कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। और याद रखने वाला तो सिंपल है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसके अलावा जो रिएक्टेंट बचेगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्यों बताया, क्योंकि एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा यदि रिएक्टेंट हुए तब आप कैसे डिसाइड करोगे। तो जो रिएक्टेंट उसको ऑक्सीडेशन होने में हेल्प कर रहा होगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो रिएक्टेंट उसको रिडक्शन होने में हेल्प कर रहा होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। नेक्स्ट आते हैं अपन इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। तो एक तो होता है कोरोजन, एक होती है रेंजिडिटी। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, पहले तो ये बताओ आप मुझे, कोरोजन होता क्या है, ये कोरोजन क्या है, ये कोरोजन। तो कोरोजन है व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड, when is metal attacked by substances around it, when a metal is attacked by substance around it like moisture is called oxidation, sorry is called corrosion। देखो कोई भी मेटल है, यदि उस पर उसके आसपास का कोई सब्सटेंस अटैक कर देता है तो उसको बोलते हैं उसका कोरोजन। और जब वो कोरोजन आयरन का हो, तो उसके लिए एक स्पेशल नाम दिया गया है रस्टिंग। रस्टिंग क्या है, रस्टिंग भी कोरोजन है, बट किसका, यदि आयरन का कोरोजन हो रहा होगा तो उसको एक स्पेशल नाम दिया गया रस्टिंग। इसको स्पेशल नाम देने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें लोहे की यूज होती हैं, और लोहे की रस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोहे की रस्टिंग को रोकना, इसीलिए इसको एक अलग नाम ही दे दिया गया, क्या, रस्टिंग नाम दे दिया गया है ये कोरोजन। कोरोजन क्या है, मेटल अटैक्ड बाय सब्सटेंस। अब देखो आयरन कैसे रस्ट होता है, जब आयरन है, जब इसको ये ऑक्सीजन तो इसको एनवायरनमेंट से मिलती रहती है, पर इसके पास जब मॉइस्चर आ जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है बच्चों जंग, जिसको जंग बोला जाता है, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, वो वाली जंग नहीं है ये, इसको बोलते हैं जंग, यानी कि रस्ट बोलते हैं इसको, रस्ट। तो आयरन की रस्टिंग के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक तो वहाँ पे ऑक्सीजन होनी चाहिए, दूसरा वहाँ पे मॉइस्चर की फॉर्म में H2 यानी वाटर के कांटेक्ट में भी होना चाहिए। यदि आप ऐसी जगह पे ले जाओ वहाँ पे बिल्कुल भी H2O नहीं हो, तो आप बोलोगे कि सर वो एनवायरनमेंट में मतलब कहीं पे भी लोहा रखा रहता है, वहाँ पे H2O तो होता ही नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन तो मान ली आपकी बात कि एनवायरनमेंट से आ गया सर, पर H2O तो होता ही नहीं। तो मैं बताता हूँ बच्चों, मैं बताता हूँ ना आपको, H2O होता है वहाँ पे वाटर वेपर की फॉर्म में होता है। अब ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई जब तक 9th क्लास नहीं पढ़ रखी आपने। होता है वहाँ पे बच्चों, होता है वहाँ पे वाटर, पर वेपर की फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में होता है। तो वाटर वेपर की फॉर्म में जब H2 वहाँ पे रहेगा तो वो उससे रिएक्ट कर लेगा और जंग लग जाएगी। जंग लग जावे सारी रात चैन न आवे, मैनू बड़ा तड़पावे पावे, वो जंग लग जावे, तो जंग लग जाएगी वहाँ पे। ठीक है, अब देखो कोरोजन तो और भी चीज़ों का होता है, जैसे कि एक
सिल्वर ले लो, सिल्वर, चांदी घरों में रहती है ना, तो इसका भी कोरोजन हो जाता है। और ये ब्लैक कलर में, ब्लैक कलर देखो आप, सिल्वर आपने देखा होगा ना घर पे कोई मम्मी वगैरह ने पहन रखी हो जैसे चांदी की कुछ भी चीज़, तो वो ब्लैक कलर की हो जाती है कुछ टाइम के बाद। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोरोजन की वजह से उन पर ब्लैक कोटिंग आ जाती है। कॉपर, कॉपर तो ब्राउन कलर का रहता है, बट आपने देखा हो कुछ टाइम के बाद उस पर ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ जमा होने लगता है, तो वो क्या होता है? कॉपर के कोरोजन की वजह से होता है। कॉपर कोरोजन होने के बाद ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कोरोजन से बहुत सारी चीज़ें डैमेज हो जाती हैं। क्यों डैमेज हो जाती हैं? ऐसा होता है बच्चों, ऐसा होता है, जोर से बोलो। क्योंकि देखो जब आयरन ने ऑक्सीजन और H2O से रिएक्ट किया तो ये जंग बन गई। और जंग क्या होती है बच्चों? इसका नेचर होता है कि ये इससे सेपरेट हो जाती है। जैसे आयरन, ये आयरन पड़ा हुआ था, इसके ऊपर लगी जंग। जंग का नेचर ऐसा होता है कि ये इससे सेपरेट हो जाएगी, गिर जाती है, मतलब इससे चिपक के नहीं रहती, मतलब इसकी बॉन्डिंग आयरन के साथ अच्छी नहीं है, तो ये गिर जाएगी। ठीक है, गिर जाएगी तो नीचे वाली लेयर आई, वो भी जंग की वजह से गिर जाएगी। ऐसे करते करते ये पूरा आयरन एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म ख़त्म, टाटा बाय बाय गया। अब बात करते हैं रेंसिडिटी की। ये भी ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। क्या होता है? कोई भी फूड होता है जिसमें फैट हो एंड बहुत सारा ऑयल हो, फैट और ऑयल वाला जो फूड होता है ना, उसको आप रखो कुछ टाइम के लिए, फिर आप स्मेल करते हो लॉन्ग टाइम के बाद, तो क्या होता है? उसमें बदबू आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? जो फैट और ऑयल होता है ना, ऑक्सीडाइज हो जाता है, दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। तो जैसे ही आप इसको बहुत टाइम तक रखोगे, बहुत टाइम तक रखते रखोगे, तो ये हो जाता है ऑक्सीडाइज। क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडाइज होने की वजह से इसका टेस्ट चेंज हो जाता है, और बच्चों आप इसको खा नहीं पाओगे, इसकी स्मेल बेकार हो जाती है। इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट डेटोरिएट, यानी कि स्मेल और टेस्ट खराब हो जाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए? जो फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड होता है उसमें कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे। दूसरा काम यहाँ पे कर सकते हो, दूसरा काम ये कर सकते हो कि उसको एयर टाइट कंटेनर में रखो। जो भी फूड है, जो भी चीज़ है जो ऑक्सीडाइज हो जाती है, उनको एयर टाइट कंटेनर में, एयर टाइट में रखोगे तो वहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पाएगा, वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगी। दूसरा तरीका ये हो सकता है, जैसे चिप्स की पैकेट में आपने देखा होगा, चिप्स लेने आप जाते हो तो अंकल से बोलते हो अंकल जी चिप्स देना 10 रुपये की, और घर आके देखते हो तो बोलते हो कि अंकल ने 2 रुपये की चिप्स दी हैं, 8 रुपये की दी, हवा भर दी है। बच्चों वो हवा भरी जाती है, उसका रीज़न होता है, उसका रीज़न होता है उसमें हवा नहीं, उसमें होती है नाइट्रोजन गैस। उसका भरने का एक तो रीज़न ये है कि चिप्स वैसे, क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, यदि इसमें हवा वगैरह नहीं भरी होगी तो ये टूट जाएंगे बच्चों, टूट जाएंगी ना, चिप्स टूट जाएंगी, एक नंबर बात ये। बट ये इसका मेन रीज़न नहीं है। मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट नहीं हो। ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट होगा तो ये फैट या फिर बोल सकते हैं ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस है, ये तले हुए रहते हैं ना ऑयल में, तो ऑयल क्या हो जाएगा? रेंसिड हो जाएगा, और ये आपको बदबू आने लगेगी। आप इसको खा नहीं पाओगे बच्चों। क्या नहीं कर पाओगे? खा नहीं पाओगे। तो खा नहीं पाओगे, इसीलिए खा नहीं पाओगे, इसीलिए क्या किया जाता है? इसमें नाइट्रोजन भर दी जाती है। नाइट्रोजन भर दोगे तो क्या होगा? अभी इसमें ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आने की चांसेस नहीं है, तो इसीलिए मज़े ही मज़े हैं, मज़े आराम से खाओगे। बट अभी चिप्स लेने जाओ तो किसी को बोलना मत कि सर आपने तो इसमें एयर भर के दे दी। क्यों? क्योंकि वो नाइट्रोजन है बच्चों। थैंक यू सो मच, चैप्टर को ख़त्म, बाय बाय।